नमस्कार, मेरा नाम आयुष है। मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और ये मेरा थर्ड ड्रॉप था। तो चलिए आज हम देखते हैं नीट यूजी पेपर लीक और 146 करोड़ जनता पे इसका क्या असर पड़ा। हम कुछ पॉइंटर्स देखेंगे और उसके थ्रू हम इसके रूट कॉज तक जाएँगे। जैसे कि हम पढ़ने वाले बच्चों पे इसका क्या असर पड़ा और जो बच्चे पास किए उन पे क्या असर पड़ा, जो नहीं पास कर पाए हैं उन पे क्या असर पड़ा और लीक होने का असली कारण क्या है और आम जनता पे इसका क्या असर पड़ा। और ये भी देखेंगे देश की अर्थव्यवस्था उस पे इसका क्या असर पड़ा। और एक चीज़ और देखेंगे कि गवर्नमेंट का इस विषय पर ध्यान कम क्यों है। और लास्ट में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूँ। तो मेरी भी फीलिंग है और मैं उसको लास्ट में अपने वीडियो के लास्ट में उसको बताऊंगा। चलिए आज हम आज का सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। हम पढ़ने वाले बच्चों पे इसका क्या असर पड़ा। जैसे कि तैयारी करते समय पढ़ाई में प्रेशर फील करना कि सिलेबस फिर से कवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि तारतम्य टूट जाता है 10-15 दिन में ही। एक बार देने के बाद हम फ्री होकर घूमने लगते हैं, इधर उधर मौज मस्ती करते हैं, नानी के दादी के पास चले जाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से साल साल भर हम कहीं पे भी नहीं जाते हैं। और उस मूड से आने के बाद हम लोगों को एक फिर से रिबिल्डिंग करना पड़ता है एक ही महीने में एंड। तब यह भी ख्याल आता है कि अगर पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्योंकि री नीट में सामान्यतः जैसे कि 2016, 2020 इत्यादि ईयर्स में देखा गया है कि पेपर हार्ड होता है। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि हार्ड तो सबके लिए ना होता है, आपके लिए थोड़ी है बस। लेकिन हम जैसे बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स के लिए इसका असर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत डीप होता है। बिकॉज हम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हैं और ना ही हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड स्टूडेंट हैं। हम मेहनत कर कर के क्वेश्चन बना बना कर सीखते हैं। और आप एक बात जान के अचंभित हो जाइएगा, और फिर भी उसके बाद हम भूलते हैं, फिर उसे याद करते हैं। एक पेपर देने के लिए बायोलॉजी के एक किताब को हम 30 से 40 बार पढ़ते हैं, तब जाकर हम 360 में से 340 350 के अप्रॉक्स मार्क्स के रेंज में जा पाते हैं। दिक्कत तो तब बढ़ती है जब हमारा फर्स्ट पेपर जो लीक हो गया था उसमें हम अच्छा स्कोर लाते हैं, और उसके बाद जब रीनीट होता है और उसमें किसी कारणवश अगर हमारे कम मार्क्स आते हैं, तब हमारी आंखें माता पिता के सामने शर्म से झुक जाती है। तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे, जो बच्चे पास किए हैं उन पे इसका क्या असर पड़ा। उन पर इसका असर अंदरूनी होता है, जो दिखता तो नहीं है बट होता बहुत गहरा है, जो कि उनके रैंक पर होता है। उन्हें और भी अच्छा कॉलेज मिल सकता था लेकिन नहीं मिलता है। और भी अच्छे डॉक्टर वो बन सकते थे क्योंकि अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर होता है अच्छे कॉलेजों में, अच्छी प्रैक्टिस होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ये उजागर इसलिए नहीं होता है क्योंकि बच्चे सोचते हैं किसी किसी को तो मिला भी नहीं है और न से हाँ सही कुछ तो मिला, ऐसा होता है। तो चलिए अब तीसरा पॉइंट ये देखते हैं, थर्ड पॉइंट, जो पास नहीं कर पाए इस एग्ज़ाम को उन पे इसका क्या असर पड़ा है। जैसे कि जो नहीं पास कर पाए हैं उन पे इसका बहुत गहरा असर होता है एंड वो दिखता भी है और न्यूज़ भी बनती है इस चीज़ का। इसमें भी हम जैसे बच्चे जो बॉर्डर लाइन पर रहते हैं उन पर इसका ज़्यादा असर होता है, क्योंकि हम पढ़ते तो उन बच्चों के पास और उन बच्चों के साथ ही हैं और उनके बराबर ही पढ़ते हैं जो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं, और उनके जितना ही हम क्वेश्चन भी करते हैं। कई केसेस में तो ऐसा भी हमने देखा अपने दोस्तों के साथ ही कि जिन बच्चों का नहीं होता है, वो जिनका होता है कम, जो एग्ज़ाम में क्लियर कर पाते हैं उनको वो डाउट बताते हैं। और जब कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ चलते हैं तो 720 का ये पेपर होता है, तो उसमें 680, 690, 720 में से स्कोर करते हैं। लेकिन मेन एग्ज़ाम जब पास आता है तो उसमें वो पास नहीं कर पाते हैं, और इसका कारण 20% तो हमारा इंटरनल कमजोरी हो सकता है, मान सकता हूँ मैं। और 80% ये परीक्षा कंडक्ट कराने वाले अधिकारियों की कमी की वजह से भी होता है, जो उसको सुचारू रूप से नहीं करवा पाते हैं, उनकी वजह से भी होता है। जिसे हम रिजल्ट आने के बाद कहते हैं ये लक के कारण नहीं हो पाया, ये लक फैक्टर नहीं होता है, ये इंटरनल फैक्टर होता है। इस कैटेगरी के बच्चे अगर सही तरीके से परीक्षा हो तो 80 से 90% चांस है कि वो पास कर जाएंगे और डॉक्टर बनकर अपना सपना पूरा कर पाएंगे। तैयारी के दौरान ऐसे बच्चे ही यूजुअली आत्मदाह कर लेते हैं, क्योंकि वह इतने ब्रिलियंट नहीं होते हैं कि उन्हें 100% कॉन्फिडेंस हो कि वो पास कर ही जाएंगे। लेकिन वह पास करने लायक मेहनत करते हैं, उन्हें कहीं आगे आशंका दिखती है और अपने माता पिता के आशाओं का बोझ कह सकते हो एक तरह से, क्योंकि उनके लिए तो वो वही है, क्योंकि वो उसको नहीं संभाल पाए। और दिखता है जो कितनी गरीबी में उन्होंने हमें पढ़ाया है, और इन्हें लगता है अगर नहीं होगा तो फिर उस माता पिता का क्या होगा। ऐसे बच्चे मन से भी टूट जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे बच्चों के माता पिता को भी लगता है, संदेह होता है कि कहीं पढ़ने का नाटक तो नहीं कर रहा था, कहीं पढ़ने की आड़ में मौज मस्ती तो नहीं कर रहा था, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। लेकिन यहाँ
हम चोरी करने वाले कुत्तों के सामने मजबूत मजबूत हड्डी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उसके दांत की आड़ के नीचे आके हम टूट ना जाएं। इस तरीके की बात है। तो चलिए हम थर्ड पॉइंट अब इस पर देखते हैं, जो पेपर लीक होने का असली कारण क्या है। ठीक है, केवल पैसों के लिए ही लीक नहीं होता है। इसका कारण यह है कि हमारी चोरी वाली मानसिकता जो बचपन से लेकर मृत्यु शैया तक रहती है, और उसको संचालित करने वाले इररिस्पॉन्सिबल संरक्षक जो इस पोस्ट की ओथ लेते समय निष्पक्षता की ओथ तो लेते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। कभी भी हमने बजट सत्र का बजट तो लीक होते नहीं देखा है, क्योंकि जब जब वह बनता है तो हम 0% एरर की नीति को अपनाते हैं, जो कि एनटीए का भी नारा था, क्योंकि उसका असर उनकी सरकार पर 5 साल बाद होने वाली परीक्षा में दिखता है, जिसे हम इलेक्शन कहते हैं, एमपी एमएलए वाली जो होती है। इसलिए वो अपनी परीक्षा में तो सतर्क रहते हैं, लेकिन बच्चों की परीक्षा में सतर्क इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि जो 18 से 20 साल के बच्चे हैं, अपने जब इलेक्शन का समय आता है तो वो अपने अपने स्कूल कॉलेज में होते हैं, और इनका वोट बिना दबदबे के, बिना और बिल्कुल शांति से पड़ता है, और वो अपनी बुद्धि से सही जगह पे जहाँ उनका मन करता है अपनी सूझबूझ से वो वोट करते हैं, और वो बहते नाले में हाथ धोने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए उन पे बहुत असर नहीं दिया जाता है। दूसरा कारण यह है कि जो बच्चे पास नहीं होते हैं, जब वह प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो उनकी फ़ीस सीधा 1 करोड़ बताई जाती है, जो कि एक मिडिल दर्जे का आदमी नहीं भर सकता है। लेकिन उनका सपना होता है कि उनका बेटा भी डॉक्टर बने। वह उस सपने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिस प्रकार एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हम कोरोना के समय कुछ भी करने को तैयार थे। उसी प्रकार एक पिता अपने पूरे जीवन की कमाई उस पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन 1 करोड़ के आगे वह नतमस्तक हो जाता है और देखता है कि इसका पेपर 20-25 लाख में मिल रहा है, तो उसकी कोशिश करने लग जाता है। अगर इन प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस अगर कुछ कम हो जाए, तो जो 20 से 30% पेरेंट्स हैं जो चोरी में शामिल होते हैं, जो 20-30 लाख देकर चोरों से खरीदते हैं, वो एडमिशन करा पाएंगे अपने इस कम दाम में, और अपना सपना पूरा कर पाएंगे। कुछ हद तक तो इससे भी कम हो सकता है ना, क्योंकि तिनके तिनके से ही पहाड़ बनता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा यह दलाल उठाते हैं और करोड़ों करोड़ों में अपने पेपर को बेचते हैं। तो चलिए अब हम चौथा पॉइंट देखते हैं कि आम जनता पे इसका क्या असर पड़ता है। हमें तो लगता है उन पे कोई असर नहीं पड़ता होगा, लेकिन बहुत डीप कॉज है इसका। जैसे कि 140 करोड़ में से 20 लाख को हटा दे जो हम पेपर देने वाले हैं, तो उन पर भी नीट जैसी परीक्षा का बहुत बड़ा असर पड़ता है, न चाहते हुए भी। अगर आप खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो आप पर भी होता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम से केवल एमबीबीएस डॉक्टर ही नहीं बनते हैं। वेटनरी डॉक्टर, बीएचएमएस डॉक्टर, बीएएमएस डॉक्टर, बीएससी एग्रीकल्चर फील्ड, बीएससी नर्सिंग फील्ड जैसे प्रोफेशन भी इस परीक्षा से ही जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम एमबीबीएस एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं कि इस पे कैसे असर पड़ता है। अगर मान लीजिए पेपर लीक हुआ, तो जो होनहार बच्चा है उसके माता पिता को पता है कि उनका बेटा मेहनती है, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो उसे प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ में दाखिला तो दिलवा देते हैं। लेकिन जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसके मन में एक यह भी बात होती है कि मुझे सबसे पहले अपने माता पिता का यह 1 करोड़ रुपया निकालना है, जो कि उन्होंने बैंक से लोन लेके दिया था। और जब वह पढ़ के एमबीबीएस कर लेता है, फिर मेहनत करके एमडी करता है, क्योंकि होनहार तो वो है, अच्छे नंबर से पास होगा, फिर अच्छे कॉलेज से का नाम लिखकर जब वो अपनी क्लिनिक खोलता है किसी जगह पे, तो उन बच्चों के मन में किसी भी पेशेंट के प्रति सहानुभूति तो आर्थिक रूप से एक हद तक कम हो जाती है। किसी किसी गरीब की मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि उससे पहले उसे अपनी गरीबी मिटानी है, जो उसके माता पिता ने उसके लिए 1 करोड़ का लोन लिया था। और यह आया किसकी वजह से? इस सिस्टम की वजह से। इसने उसे ही गरीब कर दिया जो दूसरे की मदद करने वाला था, जो दूसरे का सहारा बनने वाला था। तो अब ऐसे बच्चों में अब देशभक्ति पनपने में बहुत समय लगता है। तो जब वह अपने 1 करोड़ को पूरा करेगा, तब जाके वो किसी की सहायता कर पाएगा ना, क्योंकि उससे पहले तो वो खुद ही एक गरीब की तरह एक डेब्ट में है। और जब डॉक्टर 1000 1200 फीस लेता है किसी भी पेशेंट से, तो और जब उसके बाद वह अपने प्रेफर्ड दवाई खाना, टेस्टिंग सेंटर, लैब्स इत्यादि में भेजता है, जिसमें उसका कमीशन भी जुड़ा होता है, तब यह हेल्थ सेक्टर में इलाज कराना और भी महंगा हो जाता है। आम तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर एक बुखार हो, अगर वो छूट ना रहा हो, तो 10,000 से 15,000 तक लग जाता है एक आदमी को। तो हम कहते हैं ये लूट रहा है, सिस्टम ने उसे लूटा है। इसकी भरपाई कर रहा है वो डॉक्टर जिसे इस सिस्टम ने ही लूटा था। अगर भरपाई नहीं करेगा तो वो भी मर जाएगा, वो भी गरीब होगा, उसके ऊपर भी लोन डेब्ट बैंक वाले आएंगे, और इसी वजह से वह गरीब जो ट्रीटमेंट कराने गया था वो भी मर जाता है। हम कभी भी इस गरीब के डेथ पे उसका मेन रूट कॉज को नहीं जानते हैं। हम बस ये देखते हैं
सरकार की वजह से, सिस्टम की वजह से मर गया। लेकिन क्यों मरा, इस पर कभी हमने रिसर्च नहीं किया। अगर करेंगे तो इसका बहुत डीप कॉज है। सिमिलरली इसी प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर और पशुपालन सेक्टर में भी ऐसे ही असर पड़ता है। जिस प्रकार से गरीब आदमी के इलाज पर इस परीक्षा का असर पड़ता है, उसी प्रकार पशु, पक्षी और खेत अनाज आदि पे भी इसका उतना ही असर पड़ता है। तब हम जैसे ही आम जनता कहते हैं कि महंगाई बढ़ रहा है, इतनी कम सैलरी है और महंगाई इतनी बढ़ रही है। लेकिन महंगाई केवल तेल, पेट्रोल, एलपीजी से ही नहीं होता है। इन सब चीज़ों से भी हम अपने जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य, रहन सहन से जुड़े हैं। इन सब चीज़ों से ज़्यादा जुड़े हैं, बल्कि इन चीज़ों से तो हम, जिसका महंगा होना या होना का जड़ यह है कि सब चीज़ भी महंगाई के अंदर ही आती है, और जो हमें पता नहीं लगता है, लेकिन यह भी उससे ही जुड़ा हुआ है। पांचवा पॉइंट हम ये देखेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है। यह इस प्रकार है कि जो बच्चा मान लीजिए यहाँ पास नहीं कर पाया और उसका सपना है कि वह एमबीबीएस डॉक्टर बन सके, तो उसके माता पिता चाहते हैं कि वह विदेश से पढ़े। और अगर वह किसी विदेश की कॉलेज से पढ़ने जाता है, तो 5.5 साल का लमसम कोर्स होता है। उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है, 1 डेढ़ साल उसके बाद इंडिया में आके इंटर्नशिप करनी पड़ती है, अगर वो यहाँ प्रैक्टिस करना चाहता है तो। लेकिन जब वो देश अपने भारत लौटता है, तो नीट की तरह ही एक एग्ज़ाम होती है, एफएमजी की, फॉरेन मेडिकल एग्ज़ाम, तो उसमें अपीयर होना पड़ता है। और विदेश से पढ़ने का कॉस्ट 30 लाख के अप्रॉक्स एक बच्चे पे आ जाता है। और आगे तो अब बढ़ते जाए, उसका कोई अंत नहीं। तो फिर जब बच्चा वहाँ 5 साल पढ़ लेता है, तो सोचता है कि मैं यहीं डॉक्टर क्यों ना बन जाऊँ, यहीं सेटल क्यों ना हो जाऊँ, क्योंकि वहाँ अच्छी फैसिलिटी भी है, सेटअप करने में आसानी भी होती है, हेल्प भी मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि 30 लाख तो कॉलेज का कॉस्ट, उसके बाद 10 से 15 लाख बच्चे का वहाँ रहना सहना इत्यादि, खाना पीना, मतलब 40 से 45 लाख रुपए एक बच्चे पर, जो इस देश का पैसा है वो विदेश में जा रहा है। और डाटा के हिसाब से अगर देखें, जो मैंने खुद ही कैलकुलेट करा है और गूगल वगैरह से ये डाटा निकाला है, कि एक साल में 20,000 से 25,000 बच्चे फ़ॉरेन से एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट करते हैं। तो इनका टोटल लमसम अमाउंट निकालें, जो कि आप भी निकाल सकते हैं। एक एमबीबीएस डिग्री करने में फ़ॉरेन से लगता है वह है 40 से 45 लाख, और उसको जब आप 20,000 से 25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल कॉस्ट आता है 112 बिलियन 500 मिलियन। आप खुद ही कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और अगर आप मान लीजिए एक अस्पताल बनाने में 40 से 50 करोड़ का खर्चा आता है, इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो इस अमाउंट में सरकार अगर चाहेगी, तो ये जितना ऊपर मैंने बताया 112 बिलियन 500 मिलियन, तो उसमें सरकार एक लमसम 280 के आसपास हॉस्पिटल बना सकती है। तो यह डाटा आपके सामने है, इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इससे यह पता चलेगा कि अगर सरकार इन बच्चों की व्यवस्था अगर देश में ही कर दे, तो इस अमाउंट से इस देश के गरीब लोग जिनकी सेहत खराब है, उनकी मदद की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी पैसों को लेकर चीन, जापान इत्यादि देश अपने देश में अस्पताल बनाए इन्वेस्ट कर रही है, और हम फिर कहते हैं कि जापान आगे क्यों है और चीन आगे क्यों है। और यह सब तो छोड़िए, अगर अच्छे डॉक्टर नहीं होंगे, तो हम एक महामारी से अभी लड़कर आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है भविष्य में ऐसी समस्या नहीं आ सकती, ऐसी समस्याएं आ सकती है। अच्छे ट्रेंड डॉक्टर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ट्रेंड तो छोड़िए, पहले डॉक्टर ही बहुत कम है। मैं एक बिहार से बिलोंग करता हूँ, और बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं इसका कुछ डाटा देना चाहता हूँ। और यहाँ कि अगर आप सरकारी चिकित्सालय में चले जाइएगा, तो एक चिकित्सालय में ऑन ड्यूटी अप्रॉक्स 5 डॉक्टर हैं, और एक जिला के अस्पताल में, जिला की जनसंख्या जो मेरी है वो है 5.5 लाख के आसपास। तो खुद ही अंदाज़ लगा लीजिए एक डॉक्टर पर पेशेंट को कितना लोड है। सबसे बड़ा असर तो यह है कि जुलाई से अगस्त के बीच में एमबीबीएस की काउंसलिंग हो जाती थी, लेकिन अभी पेपर लीक हुआ तो लेट हुआ। तो इससे काउंसलिंग में और भी लेट होगा, काउंसलिंग में लेट होगा तो बैचेज़ लेट स्टार्ट होंगी, तो डॉक्टर जो 2 महीना पहले निकलने वाले थे अपनी डिग्री कंप्लीट करके, वो 2 महीने बाद निकलेंगे। अगर ऐसा नहीं भी हुआ, अगर समय पर ही उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो कंटेंट की कमी आएगी। और 2 महीने का जो कोर्स है, वो 10 से 15 दिन में अगर आप ख़त्म कर दोगे, तो आप समझ सकते हो इसका डॉक्टर पे क्या असर पड़ेगा। तो छठा पॉइंट हम आज देखते हैं कि गवर्नमेंट का इस विषय पर ध्यान कम क्यों है। विदेश में देखें अगर, तो एमबीबीएस की पढ़ाई का फीस बहुत कम है, और चीन में तो फ्री ही है। तब जाकर कहीं हम कहते हैं कि बाहर विदेशों में अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। कुछ लोग यह कहते हैं कि बाहर से अच्छी हेल्थ फैसिलिटी इंडिया में है। तो तब किसी नेता, किसी अभिनेता को कैंसर होता है, ट्रांसप्लांट कराना होता है, तो वो तुरंत विदेश क्यों भागते हैं। अगर देश में ही इसकी सुविधा है, देश में ही अच्छी व्यवस्था है, तो सारे देश में ही क्यों नहीं रहते हैं। हमारे देश में भी कुछ अच्छा हॉस्पिटल है, एम्स जैसा,
लेकिन जो आदमी बिहार में बीमार पड़ता है, उसे तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वह जब तक एम्स पहुँचेगा तब तक तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हर राज्य के हर ज़िले में एक एम्स जैसा हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए था? ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि गवर्नमेंट अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। वो अपने भविष्य को, कि मैं भविष्य में शासन कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्या मेरी सरकार दोबारा आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि जब वह हेल्थ फैसिलिटी को सुधार देंगे, जब वह शिक्षा व्यवस्था को सुधार देंगे, सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो वो आपके 1,000 या 2,000 में 1 किलो राशन, 10 किलो राशन में वोट क्यों देंगे। वो उससे आगे की सोचेंगे, उससे अच्छे डिमांड करेंगे, वो न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ सोचेंगे। 5 साल के बाद मुझे फिर से होमवर्क करना पड़ेगा, सड़क पर फिर से घूमना पड़ेगा, ऐसी सोच बन गई है नेताओं की। तो वो ऐसा करना ही नहीं चाहते हैं। वह चाहते हैं कि जनता को इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों में उलझा कर रखें, ताकि वो कुछ और बड़ा डिमांड ना कर सकें। दूसरी बात ये है कि अगर कुछ नेता जो शपथ लेते हैं कि हम जनता की ईमानदारी से सेवा करेंगे, अगर वह हमें इन छोटी-छोटी चीज़ों में उलझा के नहीं रखेंगे, तो बड़ी-बड़ी चोरियाँ कैसे करेंगे। और आपने देखा ही होगा, एक तो बहुत प्रसिद्ध घोटाला है, क्योंकि विश्व ख्याति है, दरभंगा एम्स घोटाला। घोटाला तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से है। आज तक बना ही नहीं है। दरभंगा के साथ एम्स गोरखपुर में तीसरा या चौथा बैच चल रहा है, और एम्स दरभंगा अभी बनना ही शुरू हुआ है, वो भी बहुत प्रोटेस्ट और बहुत आरोपों के बाद बनना शुरू हुआ है। हमारे बजट में बहुत सारी बिल्स पास होती हैं, हेल्थ सेक्टर को भी बहुत पैसा मिलता है, लेकिन उसका उपयोग गरीब जनता के लिए नहीं, उसका उपयोग ऊपर वाले चोरों के लिए होता है। हम न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर यह देखते हैं कि बजट पास हुआ तो उस पैसे का रोड बना या नहीं बना, तेल का दाम बढ़ा या नहीं बढ़ा, बट हॉस्पिटल बने या नहीं बने, कितने पेशेंट मर रहे हैं, कितने गरीब मर रहे हैं, कितने पेशेंट बच के आए हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से, इस पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं होती, क्योंकि सरकार ने हमारी मानसिकता को ही छोटी कर रखा है। हम तेल, कंघी, इसी सब चीज़ों पर अटक के रह जाते हैं। कैसे भरेगा उनका भी जेब अगर ये न्यूज़ बनेगा तो? कैसे इलेक्शन के समय वह पैसे बाँटेंगे? और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ मैं एक बता दूँ, जो बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं, जिनका एडवर्टाइज़मेंट का कॉस्ट 1500 से 2000 करोड़ का होता है, कैसे वो करेंगे? क्योंकि उन नेताओं के किसी के पिताजी चाय बेचते हैं, किसी के पिताजी गरीब हैं, तो बजट तो चाहिए ना, कहीं न कहीं से तो पैसा लाएँगे ना, तो वो हमारे पैसों को चोरी करके हम ही पर लगाते हैं और वोट लेते हैं। और जो बीच में बचता है, वो अपने जेब में भी रख लेते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। और अगर वह स्वास्थ्य की स्वस्थ हॉस्पिटल खुलवाने में पैसा लगाएंगे, तो उनका जेब वाला पैसा जो आ रहा है, जो वो फ्यूचर यूज़ के लिए रख रहे हैं, वो नहीं आएगा और वो उसमें ही लग जाएगा। जनता इसी में उलझी रहे, उसी से परेशान रहे, और जब उसे खाना पीना सही से नहीं मिलेगा, जब उसे स्वास्थ्य सही से नहीं मिलेगा, तो यह बहुत आसान हो जाएगा कि इससे वोट मांग लेंगे, छोटी छोटी चीज़ें देकर, थोड़ी थोड़ी फैसिलिटी देकर। और अगर मान लीजिए हम इसकी भरपाई पूरी नहीं कर पाएंगे, तो अस्पताल में अगर कोई पेशेंट मर जाएगा, तो हम हमारे द्वारा ही अपॉइंट और संचालित जांच टीमों को भेज देंगे, और हम जो कहेंगे वही रिपोर्ट बना के वो दे देगी। इसके बाद मैं अपना कुछ पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ इस विषय के ऊपर, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को फ़ील करता हूँ। चलिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जंतर मंतर पर अभी नीट के बच्चों के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, ये तो वही बात हो गई कि घर में शादी का चारों तरफ अनाउंसमेंट हो गया, अब तक लड़का खोजा ही नहीं गया है। रूट कॉज जिससे शादी होनी है वो खोजा ही नहीं गया, ये वैसा ही बात हो गया। तो जंतर मंतर पर नीट के बच्चों के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, इनका मुख्य मकसद है, आपको लगता है केवल रेजिग्नेशन से ही चीज़ें सुधर जाएंगी, पेपर लीक नहीं होगा? चलो मान लो शिक्षा मंत्री का तो आप इस्तीफ़ा ले लोगे, क्या स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफ़ा देंगे? क्या हॉस्पिटल में बैठे हुए मुखिया इस्तीफ़ा देंगे जो इनसे ही जुड़े हुए हैं? किस किस का आप इस्तीफ़ा लेते घूमोगे और किस किस से मिलते घूमोगे? बच्चों का अगर आप भला चाहते हो, देशवासियों का भला चाहते हो, तो कृपया कर आप मुद्दे से न भटकिए। आपके अपने कुछ पॉइंटर्स बनाइए कि इस्तीफ़ा क्यों ले रहे हैं, वो ऐसी कौन सी कमी थी इस सरकार में, उन व्यक्तियों में, उस अधिकारी में, जो इसका कारण खोजिए और उस कारण की वजह से आप इस्तीफ़ा मांगिए, ताकि आम जनता को भी समझ में आ सके कि आजकल के जो जेनज़ी युवक हैं, वो ऐसा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। वो अभी आपसे कनेक्ट कर पाएंगे ना, ऐसा आप कीजिएगा तो। एंड यह प्रोटेस्ट मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि गांधी जी ने अपने किया चंपारण सत्याग्रह, और सरकार को उसके घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। आपके अनशन पर बैठने से सरकार को कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और उसका असर आपको दिख भी रहा होगा कि कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इसको कवर तक नहीं कर पा रही है। वह खान सर का न्यूज़ दिखा रही है,
वो छोटी छोटी चोरी डकैती दिखा रही है, लेकिन इसको कवर नहीं कर रही है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे घर में मेरे दादाजी हैं, वो हमेशा टेलीविज़न खोल कर बैठे रहते हैं, नेशनल टीवी को देखते हैं, नेशनल न्यूज़ को देखते हैं, लेकिन उनको यह पता ही नहीं है कि ऐसा कोई प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसी उनकी मांगे हैं, क्योंकि इस चीज़ का असर सरकार पर पड़ ही नहीं रहा है। और न्यूज़ है वह वही उजागर करती है जिसका असर सरकार पर पड़ता है। और जब तक आप बड़े बुजुर्ग और अपने माता पिता को इससे नहीं जोड़ेंगे, तब तक यह प्रोटेस्ट ही रहेगा और आप ऐसे ही मरेंगे, पीटे जाओगे पुलिस के द्वारा, लेकिन आपको जस्टिस नहीं मिलेगा और यह मूवमेंट भी नहीं बन पाएगा। और जब तक कोई प्रोटेस्ट मूवमेंट नहीं बनता है, तब तक उसका कोई असर नहीं होता है। जैसा कि हमारे क्रांतिकारियों ने बनाया था, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। और आपने एक चीज़ यह भी देखा होगा कि जैसे अभी कुछ दिन पहले किसान आंदोलन हुआ था, उसमें बड़े बुजुर्ग बच्चे सब मिल कर आए थे, तब जाकर वह अपनी सारी बातें तो नहीं मनवा पाए, लेकिन अपने हक के लिए वह लड़े और उसमें से कुछ तो सुधरवा पाए। तो आपको भी यह पता है, जो आप पूरा सिस्टम तो एक दिन में नहीं बदल दोगे, लेकिन कुछ तो सुधार करवाओगे। और वह कुछ सुधार करने के लिए आपको अपने पॉइंटर्स और अपनी बातें रखनी पड़ेगी। मेरा कुछ सुझाव कुछ इस प्रकार है। जैसे पेपर लीक की वजह से बच्चों के मानसिक स्तर पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है और हम अंदर से पढ़ते पढ़ते टूट चुके हैं। और आपको भी पता होगा कि रीस्टार्ट करना कितना मुश्किल होता है, चाहे वह 10 दिन के बाद ही क्यों ना हो। बच्चों ने आत्मदाह किए हैं, जिन्होंने भी किया है तो आगे किसी परीक्षा, जिन्होंने नहीं किया है, नहीं भी किया है, वो आगे किसी परीक्षा की तैयारी करने के लिए, आगे कुछ और करने के लिए पहले 4 बार सोचेंगे कि इतना बड़ा स्ट्रेस मेरे दिमाग पर दोबारा आ सकता है जितना बड़ा अभी आया था। तो हम जल्दी से जल्दी कुछ नया इनोवेटिव सोच भी नहीं सकते हैं, जिससे हमारे देश पे भी असर पड़ेगा, वो पीछे हो जाएगा, क्योंकि हम कुछ इनोवेशन नया जल्द से जल्द नहीं ला पाएंगे। इसलिए हम इसलिए इस सरकार में से इस मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए, मेरा फर्स्ट पॉइंट। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी वजह से जो एमबीबीएस का सेशन है वह लेट हुआ। जो डॉक्टर 2 महीने पहले प्रोड्यूस हो सकते थे, वो 2 महीने बाद होंगे। इससे वह गरीब मारे जाएंगे जो सरकारी अस्पताल पर डिपेंडेंट है। इसलिए उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। मेरा तीसरा पॉइंट ये है, आर्थिक रूप से जो देश का पैसा दोबारा पेपर करवाने में बर्बाद हुआ, 2000 से 3000 करोड़ के आसपास, जो कि हमारे माता पिता के द्वारा ही कमाए गए हैं पैसे हैं, तो एक तरह से वह हमारा भी पैसा होगा। क्या यह वह मंत्री जी अपने जेब से भरेंगे, या अपने जो ज़मीन खरीदा है उन्होंने, क्या उसे वो बेच के भरेंगे? और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वो मंत्री कहलाने के लायक ही नहीं है। और उन्होंने तो शपथ ग्रहण में अपना शपथ भी दिया था कि हम देश की रक्षा अपने से ऊपर रहकर करेंगे, और वो अपना ज़मीन तक नहीं बेच के इस देश की घाटा को भरपाई कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। मेरा चौथा पॉइंट ये है, इससे सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। जैसे एक रेपिस्ट के लिए होता है, जैसा कानून एक मर्डरर के लिए होता है, वैसा ही एक कानून होना चाहिए कि यह पेपर लीक कराने वाले चोर या फिर उसको कंडक्ट कराने वाले ज़िम्मेदार लोग जो इसमें असफल हैं, जिनकी वजह से यह हो रहा है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो पेपर सेटर हो, चाहे वो कंपनियां हो, और इस श्रेणी में हमारे शिक्षा मंत्री जी भी आते हैं। इसलिए लीक करने वाले चोर या फिर इसको कंडक्ट कराने वाले ज़िम्मेदार लोग, इन सब के ज़िम्मेदार हमारे मंत्री जी ही हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। और एक सुझाव जो मेरे मन में परीक्षा के समय ही आया था, वह यह है कि अगर हम अपनी परीक्षा में पास नहीं होते हैं, तो हमें पूरे साल दोबारा कोई चांस नहीं मिलता है हम डॉक्टर कि हम डॉक्टर बन सकें। हम फिर अपनी तैयारी करते हैं, फिर परीक्षा में बैठते हैं, तब जाकर पास होते हैं। लेकिन जो यह शिक्षा मंत्री बैठे हैं, अगर वह अपनी परीक्षा में फेल होते हैं, तो उनकी परीक्षा करवाने की परीक्षा थी, वो उसे कंडक्ट कराने की परीक्षा जो थी, उसमें वह फेल होते हैं। तो इनको इस साल दोबारा मौका क्यों दिया गया है? क्या यह अपनी तैयारी पूरी इन्होंने की है? उसमें तो ये असफल रहे, और अगर इनमें तैयारी में वो असफल रहें, तैयारी पूरी नहीं की, तो इन्हें सरकार को हटाना चाहिए और दोबारा इनको तैयार करना चाहिए। और अगर जब यह पूर्णतः तैयार होंगे, फिर अगले टर्म में इनको लाना चाहिए ना। और अगर नहीं तैयार हैं, तो जैसे हम छठ के हटते हैं, वैसे इन्हें भी हटाइए। जैसे हम विदेश जाकर पढ़ते हैं, दूसरा जॉब करते हैं, दूसरे काम करते हैं, दूसरी पढ़ाई करते हैं, दोबारा से नई परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वैसे इन्हें भी इनके ज़िला में कोई काम दीजिए। वो भी नहीं है तो इन्हें हटा दीजिए। और नाली सुधार का कार्य दीजिए, वो तो ये करेंगे नहीं, इसलिए इन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि देश तो शर्मसार तब होता है जब हमारे प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, जो छोटी छोटी बातें, जैसे कि एक मशीन में आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, बिहार के इलेक्शन के समय शिक्षक के 6 गोली छाती मेरे पर विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन वह इतना बड़ा पेपर लीक हुआ है, इतने बच्चे सड़क पर उतर गए हैं, इस पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हो रही है। और हमारा 100 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या जो इस चीज़ से प्रभावित हुई है,
उसको उनका कोई विश्लेषण, कोई टिप्पणी नहीं आ रहा है। हमारा देश, संविधान, सच्चे लोग, हमारे देशभक्त जो शहीद हो गए हैं वो शर्मसार यहाँ होते हैं, और वो इसलिए शर्मसार होते हैं कि उन्हें ऊपर से भी लगता होगा कि उनकी कुर्बानी यहाँ जाया जा रही है, कि उनके अनुयायी ही चोर निकल गए। और इस नेशनल मीडिया पे तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता हूँ। उन्हें यह दर्द बहुत होता है कि हमारी मीडिया रैंकिंग 180 में से 157वीं क्यों है। लेकिन क्यों है उन्हें पता है, पता ज़रूर है, बोलते नहीं हैं। वो अपना एक्सप्लेनर देकर तो वो गलत को भी सही साबित कर देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में रुपया का भाव इंटरनेशनल मार्केट में गिरा नहीं है, डॉलर का भाव बढ़ गया है। भारत के लोग विदेश में कमाते हैं, विदेश में पढ़ते हैं, तो इस देश का फ़ायदा होता है। सरकार के सामने अपनी बात रखने वाले, अपनी सुझाव देने वाले, इस देश के बारे में सोचने वाले देश विरोधी हो जाते हैं। और जो नेता चोरी करते हैं, जो डकैती करते हैं, मर्डर करते हैं और उसी पैसे से अपना दबदबा कायम करते हैं, उनको ये अपना चीफ गेस्ट बनाकर उनका इंटरव्यू लेते हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि इस वीडियो की क्वालिटी तो इतनी बढ़िया नहीं हो सकती है, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। इसमें मैंने अपने मन के विचार रखे हैं, मैंने तैयारी करते समय जो फील किया है उसको मैंने बताया है। तो अगर कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ करना, और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और कृपया कर लाइक शेयर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही था और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आप देख भी सकते हैं, मेरा पहला ही वीडियो है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।